हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखे थे, रेसिस्टेंस के बारे में देखे थे, ठीक है। आज हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ईएमएफ सोर्स, पावर और एनर्जी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इसका डिटेल वर्जन हम लोग अगले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट रेसिस्टेंस शुरू से करने से पहले, रेसिस्टेंस के बारे में जानने से पहले ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि आर बराबर जो होता है रो एल बाई ए, ये पढ़ा था। आर बराबर एल बाई ए, यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक। लेंथ किसके अलॉन्ग लेते हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। दिस इज द प्योर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। यानी ये इसका अलग रेसिस्टिविटी होगा, ठीक है, इसका अलग रेसिस्टिविटी होगा, ठीक ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना था रेसिस्टेंस के बारे में, इसके बारे में और डिटेल पढ़ना था कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पढ़ने से पहले हम लोग जो 10th लेवल में पढ़े थे, बेसिक सा कुछ उस सब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो सो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पोटेंशियल, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इस सबका यूनिट सेम होता है, ठीक है। ये होता क्या है, पहले इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे ईएमएफ होता क्या है, ठीक है। ईएमएफ होता क्या है, ठीक ठीक है। ईएमएफ होता क्या है, तो देखो गाइस, हम लोगों ने देखा था कि जब अगर कंडक्टर, ठीक है, ऐसे ही रखा है, ठीक है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, रैंडमली जिगजैग मोशन में होगा, एक दूसरे से इधर उधर टकरा रहेंगे, ठीक है। रैंडमली मूव क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिगजैग मोशन में होंगे, जिगजैग मोशन, ठीक है। मतलब कि जब कंडक्टर को हम लोग कोई चीज़, इस पर कोई फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है गाइज, कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है रैंडमली क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ठीक है, इधर उधर मूव कर रहा होता है, यानी इसका नेट फ्लो नहीं होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, करंट फ्लो करे। तो करंट फ्लो करने के लिए हम लोग क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, मूव करना चाहिए, यानी चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। और इस मूवमेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक। क्या आप करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि इस कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, ठीक है, इस कंडक्टर में इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो जिसके वजह से यह मूव करता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ यह बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। और इस ईएमएफ की वजह से एक फील्ड सेटअप होता है, और इस फील्ड सेटअप होने की वजह से सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। और जिसके कारण करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये इस जो फोर्स जिसके वजह से फोर्स होता है उस चीज़ को ईएमएफ कहते हैं, ठीक है, ठीक। दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक। हम देखो इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ठीक। इसको डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, और ईएमएफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ईएमएफ को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक। इस ईएमएफ को ही पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसका, डिफिनीशन, अगर डिफिनीशन की बात करें तो जो ईएमएफ डिफाइन किया गया है, अगर मान लो इन्फिनिटी पे है, यहाँ से क्यू चार्ज किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, मान लो इस पी पॉइंट पे क्यू चार्ज को लेके हैं, तो इसको लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। इसको लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक ठीक है। तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यानी जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to some reference point is called potential at that point। क्या बोल सकते हैं, amount of work done to bring a unit
पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to some reference point is called potential at that point. Potential at that point. ठीक है, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। यानी V बराबर हम लोग लिखे, V बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे, V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, W/Q। तो V का क्या आ गया, W/Q। ठीक है, V बराबर क्या आ गया, W/Q। ठीक है, यूनिट क्या होगा, W का यूनिट जूल, वर्क का यूनिट जूल, कूलम, जूल पर कूलम, भैया इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट्स, बोलते हैं वोल्ट्स। ठीक है, इसका डिटेल वर्जन हम लोग नेक्स्ट आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, बस यहाँ हम लोग बेसिक सब जो 10th लेवल में हम लोग ने पढ़ा था वो देख लेते हैं। ठीक है, अब समझो, या इसी को हम लोग DV, अगर छोटा सा DV लिखना चाहें, DV लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, dW/dQ, छोटा सा वर्क डन अपन छोटा सा चार्ज लाने में। ठीक है, तो ये पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो एक टर्म आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइन होता है वो दो पॉइंट के बीच का डिफाइन होता है। ठीक, पोटेंशियल किसी पॉइंट का डिफाइन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, यानी एक रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं इनफाइनाइट, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी पॉइंट का डिफाइन करते हैं। और जब पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो, ठीक है, सपोज कर लो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये क्या होता है। ठीक, अब देखो समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मान लो A पॉइंट है और B पॉइंट है। ठीक है, इन्फिनिटी से चार्ज को लाए तो यहाँ से W वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ लाए तो W2 वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, अगर चार्ज को हम लोग यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q चार्ज को लेके आ रहे हैं तो जो वर्क डन करना होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, W1 - W2। ठीक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होगा, अगर यहाँ का पोटेंशियल VA डिफाइन करें, VA, तो क्या होगा W1/Q, VB डिफाइन करें VB, तो क्या होगा W2/Q। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी अगर हम लोग VAB डिफाइन करें पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा VA - VB, ये कितना हो जाएगा W1 - W2/Q, VAB। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा W1 - W2/Q। यूनिट भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वर्क में से वर्क घटाएंगे तो वर्क ही आएगा। तो क्या होगा, जूल पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में पोटेंशियल सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल वर्जन आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब रेजिस्टेंस कवर कर लेंगे तो पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ पर एक बेसिक आइडिया लेते हैं। ठीक है, तो ताकि हम लोग समझ सकें। ठीक है, देखो अब किस कंडीशन में पोटेंशियल सेम होता है और किस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस किस कंडीशन में सेम होता है। ठीक है, अब देखो गाइस, एक कंडक्टर है, ठीक, इसको V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किए, V वोल्ट, ये क्या है, बेसिकली EMF है, सोर्स है, EMF है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं। सोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट, या सर्किट को क्या कर रहा होता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखो इसके, ये भी तो क्लोज सर्किट है, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक, इसके क्रॉस भी होगा। तो इस कंडीशन में यह पॉइंट 1 है और यह पॉइंट 2 है, तो अगर V12 लिखना चाहें तो V है, यानी यह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसका EMF कितना है, EMF भी क्या है, B है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है और EMF भी सेम है। ठीक है, ठीक, तो
इस तरह हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग ने 10th में इसको बेसिक पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ 10th वाले आइडिया को लेकर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो केस समझते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट, केस सेकेंड। ठीक है, दो केस लेते हैं, ठीक। एक केस ये हुआ और एक केस ये हुआ, ठीक है। दोनों केस में देखते हैं कि किस कंडीशन में ईएमएफ सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, VAB हो जाएगा। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर यहाँ का पोटेंशियल क्या ले लेंगे, VAB ले लेंगे। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो गाइज, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग करंट फ्लो होने का कंडीशन क्या पढ़े थे कि करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट क्लोज्ड होगा, है ना। तो फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में मेरा जो फर्स्ट केस है, इसमें क्या हो, सर्किट तो क्लोज्ड है नहीं, यहाँ से यहाँ ब्रेक्ड है, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बेसिक हम 10th समझते हैं कि आप लोग 10th पढ़े होंगे, ठीक है। उसी का कॉन्सेप्ट लेना, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, इसके पूरा इसका डिटेल वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर बेसिक शॉर्ट आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ तो क्लोज लूप है, तो यहाँ पर कुछ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसके क्रॉस ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो सारा का सारा पोटेंशियल किसके क्रॉस हो जाएगा, VAB के क्रॉस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर VAB कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। EMF का वैल्यू कितना आ गया, EMF 4 वोल्ट, ठीक। इस केस में देखते हैं, इस केस में EMF कितना है, EMF मेरा तो 4 वोल्ट है, ये तो EMF 4 वोल्ट है, ठीक। दिस इज आवर EMF, ये तो चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि करंट फ्लो कर रहा है तो 2 2 4 ओम, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 2 + 2 4 ओम हो जाएगा, ठीक। हम यह मानते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत 10th का जो हम लोग बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी था उसको पढ़े होंगे, तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। डोंट वरी रही, ठीक है। अब यहाँ पर करंट क्या होगा, I V/R इक्विवेलेंट, यानी 4/4 1 एम्पियर हो जाएगा। तो अगर VAB लिखना चाहें, यानी यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर VAB लिखना चाहें तो कितना होगा, 2 × 1, यानी 2 वोल्ट आ गया। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी क्या देखें, इस केस में EMF और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और इस केस में EMF और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, बट दोनों केस में EMF सेम है। इसका मतलब हम लोग यह बोल सकते हैं, जो EMF जो होता है वह इंडिपेंडेंट ऑफ करंट और रेसिस्टेंस पे होता है, यानी सर्किट एलिमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, देखो यहाँ पर गाइस ओपन सर्किट था तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, EMF के बराबर था। और यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, कुछ करंट फ्लो करने लग रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जा रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है सर्किट के पैरामीटर पे, मतलब रेसिस्टेंस पे, करंट पे, बट EMF हम लोग डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देख लेते हैं बेसिक EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है, ठीक है। गाइस देखो यहाँ पर क्या था, EMF जो 4 वोल्ट था, इसकी वजह से करंट 0 आया, तो 0 आया तो इसकी वजह से VAB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। लेकिन देखो यहाँ पर EMF था, इस EMF की वजह से करंट डेवलप हुआ, और करंट डेवलप की वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसका मतलब गाइस हम लोग बोल सकते हैं कि EMF क्या है, कॉज है, होने का कारण है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है, उस EMF की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। तो गाइज हम लोग EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक। कभी कभी पूछ देता है, ठीक। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। पहला पॉइंट क्या है, दिस इज द कॉज, इसकी वजह से हो रहा था, तो इसको क्या बोलेंगे, यह कॉज है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, दिस इज द इफेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है,
इफेक्ट है, इसका इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि देखो इट इज़ जो है यह सोर्स है, जो ईएमएफ जो होता है दिस इज द सोर्स ऑफ द सर्किट, मतलब सर्किट में जो सोर्स होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वह ईएमएफ है। तो क्या बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ द सर्किट, सोर्स ऑफ द सर्किट। और इसका क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, हम लोग यहाँ पर देखे थे, ठीक। इस तरह का कुछ अपना सर्किट था, 4 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ का निकाले थे VAB, ठीक। तो यह एक पार्ट है सर्किट का, मतलब एक सर्किट का हिस्सा है, यह अपने से नहीं हो रहा, बट यह तो 4 वोल्ट क्या है, सोर्स है, EMF क्या है, सोर्स है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्किट। तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ सर्किट, पार्ट ऑफ सर्किट, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्किट। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या देखे थे दोनों केस में ईएमएफ सेम रहा था। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ईएमएफ जो था करंट और रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट था, यानी कि जो ईएमएफ जो होता है इंडिपेंडेंट ऑन करंट एंड रेजिस्टेंस और इस केस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि करंट जीरो था, तो फर्स्ट केस में क्या था, करंट जीरो था, पोटेंशियल 4 वोल्ट था, करंट कुछ आ गया तो पोटेंशियल कुछ डिफरेंस डेवलप हो गया, 1-2 वोल्ट हो गया। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड्स ऑन करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, इसका भी यूनिट क्या है, यूनिट की बात करें, इसको भी किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में मेजर करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को भी किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका हम लोग डिटेल वर्जन आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग शॉर्ट में एक बेसिक रिव्यू देख लेते हैं ताकि हम लोग को छोटा छोटा सर्किट सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट देखते हैं पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी, पावर एंड एनर्जी। पहले देखते हैं पावर क्या है। पावर क्या है गाइस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के चेंज होने के रेट को क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोल सकते हैं, पावर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, ठीक है। कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि पावर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, dW/dt, ठीक है, dW/dt, जूल पर सेकेंड, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं वाट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, ठीक। तो यूनिट क्या हो जाएगा, या जूल पर सेकेंड या वाट, ठीक है। हम लोग डिटेल वर्जन में इसके सारे इसके फॉर्मेट को देखेंगे, ठीक है, फिलहाल। लेकिन यहाँ पर हम लोग शॉर्ट एक आइडिया ले रहे हैं कि पावर होता है क्या, एनर्जी क्या होता है, क्योंकि बार बार हम लोग यूज करेंगे सर्किट में कि पावर दे रहा है, एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको समझना जरूरी है, पहले डीप में जाने से पहले बेसिक को समझना जरूरी है, ठीक है। सो बेसिकली हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक। अब देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस P को लिख सकते हैं dW/dQ इंटू dQ/dt, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि dW/dQ क्या होता है, V बराबर क्या होता है, dW/dQ। तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर, दिस इज V और दिस इज dQ/dt I, तो V इंटू आई। तो ये पावर का एक फॉर्मेट ये भी आता है कि पावर बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, अब कभी कभी हम लोग यूज करते हैं टर्म की पावर ऑब्जर्व हो रहा है, पावर रिलीज हो रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो कब कहेंगे कि पावर कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है यानी ले रहा है, कब पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो क्या उसका एक बेसिक कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। मान लो कि किस फर्स्ट मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग क्या जानते थे, एलिमेंट कितना तरह का होता है, RLC रेसिस्टेंस, इंडक्टर और
कैपेसिटर होता है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेल वर्जन पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जान मान लिया कोई एलिमेंट है, ठीक। अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कुछ ऐसा दिख जाए कि जिसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर कर रहा है, इसका मतलब गाइज इट एब्जॉर्ब पावर, इट एब्जॉर्ब पावर। यहाँ पावर को क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा, ठीक है। यह पावर को क्या कर रहा होगा, ले रहा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, मतलब कहीं से ले रहा होगा, ठीक ठीक है गाइज। तो इस केस में जो पावर होता है, इस केस में पावर जो लेते हैं फार्मूला का हो जाएगा वी आई होगा। अगर इसके बीच का पोटेंशियल वी है तो वी आई हो जाएगा, ठीक। और यह पॉजिटिव पावर होता है, ठीक है, पॉजिटिव पावर, ठीक। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस पावर को पॉजिटिव पावर लेते हैं, ठीक है। अब गाइज अगर यही सिचुएशन उल्टा हो जाए, केस टू, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, यही सिचुएशन उल्टा हो जाए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा, मतलब रिलीज कर रहा हो, निकल रहा हो, यानी कुछ ऐसा हो जाए, प्लस माइनस इसका क्रॉस का पोटेंशियल भी है, और करंट कुछ इधर से ऐसे निकल रहा है, ठीक, आई निकल रहा है। तो यह क्या बोलेंगे कि यह जो भी एलिमेंट होगा, जो भी चीज़ होगा, क्या वो क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर्ड कर रहा है, पावर किसी को दे रहा है, यानी पावर रिलीज्ड, डिलीवरिंग पावर। और पावर के यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, वी आई, बट ये निगेटिव पावर लेते हैं, ठीक है, निगेटिव पावर, ठीक है। तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया कि कब पावर पॉजिटिव लेंगे, कब पावर निगेटिव लेना है, ठीक है। यानी जब इंटर कर रहा हो पॉजिटिव पे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, जब पॉजिटिव से निकल रहा हो तो पावर कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव करने का क्या मतलब होगा, डिलीवरिंग पावर, किसी को दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, मतलब इसके पास एनर्जी है और यह एनर्जी ले रहा है, ठीक है गाइस। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट हुआ पावर का, ठीक है। अब शॉर्ट थोड़ा सा देख लेते हैं एनर्जी के बारे में। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है गाइज। यानी कैपेसिटी टू डू वर्क हम लोग बचपन से इस सेंटेंस को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। होता भी वही है एक्चुअल में भी, ठीक है। अब देखो एनर्जी हम लोग कैसे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, पी बराबर क्या होता है, डी बाई डी टी। तो यहाँ से डी डब्ल्यू अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी डी टी। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, पी डी टी। यानी ऐसे ही छोड़ दो, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी डी टी, ठीक है, पावर इनटू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, ठीक है। अब गाइज हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि पी को क्या लिख सकते हैं, पी बराबर वी आई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर इसमें पुट करें तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर गाइज वी आई डी टी। इसको बाहर निकाल लेते हैं, वी आई और डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो वर्क हीट एनर्जी कितना हो जाएगा, वी आई टी, ठीक है। एनर्जी कितना हो जाएगा, वी आई टी, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक पावर के बारे में समझे, ठीक है। अब हम लोग अपना बेसिक अपना जो पढ़ रहे थे रेसिस्टेंस के बारे में, उस पे आते हैं, ठीक है। और उससे भी आने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि सर्किट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं सर्किट में, उसमें कितना कितना एलिमेंट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक बेसिक आइडिया देख लेते हैं, ठीक। अब थोड़ा समझें यहाँ से, ठीक। मान लो यहाँ पर कोई सोर्स है, ठीक है। हम लोग के एक जनरल सी बात बोलते हैं, हम लोग के घर में एनर्जी कहाँ से आता है, कहीं से सोर्स होता है, यानी कहीं जनरेटर होता है, वहाँ से आता है। तो क्या होता है, आने के दौरान क्या होता है, रास्ते में कुछ लॉस होता है, कुछ कोई बैटरी चार्ज कर रहा होगा, कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा, ठीक है। आगे हम लोग इसके डिटेल वर्जन पढ़ेंगे कि ये सब स्टोरिंग एलिमेंट है, एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा। इसका मतलब जब मेरे घर तक एनर्जी आता है, जो लाइट बल्ब जलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, इसका मतलब जो वहाँ से चला होगा तो रास्ते में कहीं खर्च भी हुआ होगा, मतलब कुछ लॉस भी हुआ होगा और कुछ ऑब्जर्व भी हुआ होगा, ठीक है। और तब हम लोग यहाँ पास पहुँचेगा, यानी हम लोग का घर क्या होगा, लोड हो गया, बल्ब क्या होगा, एक लोड होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सोर्स, अगर यह मेरा सोर्स है, सोर्स कहने का मतलब क्या होगा, जनरेटर है, बैटरी है, ठीक है। तो सोर्स से अगर मान लो यहाँ से चला लोड पे है, ये लोड क्या हो गया, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सब क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है। तो हम लोग वायर लगाते हैं, ठीक है, कुछ और भी कैपेसिटर लगाते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, ठीक।
तो गाइज तो इसके रास्ते में क्या होगा, पहले तो हीट लॉस हुआ होगा, हीट लॉस, एनर्जी लॉस, यानी हीट लॉस, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा, हीट लॉस हुआ होगा, इसी को हीट डिसिपिएशन भी बोलते हैं, डिसिपिएशन भी बोलते हैं। तो हीट लॉस किस फॉर्म में होता है गाइज, I² R के फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे हम लोग इसके डिटेल वर्जन पढ़ेंगे, अभी फिर सिर्फ जान लें कि हीट जो लॉस होता है किसके फॉर्म में होता है, I² R के फॉर्म में होता है, ठीक है। और क्या होगा, कुछ एनर्जी स्टोर हुआ होगा, एनर्जी स्टोर हुआ होगा। तो एनर्जी जो स्टोर होता है, कहाँ का एनर्जी स्टोर होता है, ठीक, या तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगा और या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगा, ठीक है। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि या तो कैनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और या तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या तो के के फॉर्म में स्टोर होगा या तो पी के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। तो जो कैनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है वह हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है। क्यों, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड में कि जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है 1/2 Li² है। तो अब होता कि मैं करंट के फ्लो होने की वजह से होता है, ठीक है, यानी मूवमेंट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो किनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा, 1/2 Li², ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल मतलब कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो रहा है, स्टेट चार्ज की वजह से, चार्ज के स्टैटिक प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। तो यह जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्टोर होता है, और ये किस में स्टोर होता है, कैपेसिटर में स्टोर होता है। तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/2 CV², ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है कि यह मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, और यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। कौन कौन सा एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है और यह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। अब देखो गाइस, ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर 3 अननोन चीज़ आया, ठीक, एक R आ रहा है, एक L आ रहा है और एक C आ रहा है। मतलब कि ये सब जो सोर्स से लोड के दौरान जो भी प्रोसेस हो रहा है वह 3 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, R, L और C। R को बोलते हैं रेसिस्टेंस, L को बोलते हैं इंडक्टर, C को बोलते हैं कैपेसिटर। R को क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं रेसिस्टेंस, R को रेसिस्टेंस, यूनिट ओम, L को बोलते हैं इंडक्टर, यूनिट हेनरी, और C को बोलते हैं कैपेसिटर, फैरेड। ये 3 एलिमेंट है जिस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग को जो सर्किट होता है, सर्किट हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये बेसिक कितना एलिमेंट है, फंडामेंटल 3 एलिमेंट होता है, ठीक है, R, L और C, यानी इसी पे पूरा कहानी बेस्ड है और ये सबको समझना जरूरी है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पहले रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। देखो गाइज, अब एक एक करके देखते हैं, यानी फंडामेंटल एलिमेंट क्या है हम लोग के करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जो फंडामेंटल एलिमेंट है कितना तरह का हो गया, R, L और C, ठीक है। इस पर इरेज कर देते हैं। फंडामेंटल एलिमेंट कितना हो गया, R, L, C, ठीक है, दीज आर द फंडामेंटल एलिमेंट। और जब तक क्वेश्चन में नहीं पता हो तो हम लोग यह मान के चलते हैं, दीज ऑल आर एनर्जी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। क्या मान के चलते हैं, एनर्जी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट, ठीक है। हमेशा जब इसमें सर्किट में अप्लाई करेंगे तो हम लोग यह मान के चलेंगे, जब तक कुछ नहीं गिवे ना तो यह एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और इसमें आर क्या होता है, आर में हमेशा हीट डिसिपिएट होता है, हीट डिसिपिएट होता है। एल में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। एल में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में बट किस फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड में। और सी में क्या होता है, इसमें भी एनर्जी स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होता है। यानी रेसिस्टेंस में हीट डिसिपिएट होता है, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, कैपेसिटर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। और गाइज हम लोग जब भी सर्किट में, कोई भी सर्किट होता है
उसमें केवीएल केसीएल आगे पढ़ेंगे, 10th में हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़े थे। केवीएल केसीएल लगाना चाहेंगे तो हमेशा यह मानेंगे कि आर और एल और सी क्या है, एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है जब तक कि कुछ गिवन ना हो। यानी यह हम लोग मानेंगे कि ठीक है। इसका साइन हम लोग रेसिस्टेंस को देख लेते हैं। रेसिस्टेंस को इस तरह डिनोट करते हैं, इंडक्टर को इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर को इस तरह डिनोट करते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर, ठीक है। तो हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें यह मानेंगे कि यह तीनों कैसा एनर्जी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। मतलब क्या कहने का क्या मतलब हुआ, यह रसिस्टर है तो इसमें करंट इंटर करेगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। यह इंडक्टर है, इसमें करंट इंटर करेगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ निगेटिव साइन आएगा। यह कैपेसिटर है, जब करंट इंटर करेगा तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन। हमेशा इस कन्वेंशन को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। करंट इंटर करा है तो पॉजिटिव से, मतलब यह क्या करे, एनर्जी को ऑब्जर्व, ये भी क्या करे, एनर्जी को ऑब्जर्व, ये भी क्या करे, एनर्जी को ऑब्जर्व करे, ठीक है। ये हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग का रेसिस्टेंस है, ठीक है। सबसे पहला रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस को किसी से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया था कि जो आर होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या होता है, रो एल बाई ए। कहने का मतलब क्या कि अगर यह एल लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और एल लेंथ है, और रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से बना है उसका रेसिस्टिविटी क्या है, रो है। तो आर का वैल्यू क्या होता था, रो एल बाई ए। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, ठीक है। तो एल जो लेंथ होता है हमेशा किसके अलॉन्ग मेजर करते हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो एरिया होता है हमेशा अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर करते हैं गाइज। तो अब इस रेसिस्टेंस को पढ़ने से पहले गाइज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, और ओम्स लॉ का भी हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोग ओम्स लॉ का कंसेप्ट पढ़ चुका था, डेरिवेशन हम लोग स्टेटमेंट पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर से गाइज हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, यह इट्स गिव्स ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। क्या किस किस चीज़ के बीच में रिलेशन देता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशन देता है। यह क्या देता है, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब कि गैस कहने का मतलब ये हुआ कि यह कंडक्टर है, ठीक है। अगर इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसके क्रॉस का पोटेंशियल अगर भी है तो यह इस करंट और इस पोटेंशियल के बीच रिलेशन देता है, ठीक है गाइस। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट जब भी लॉ हुआ है तो ध्यान रहे, जब भी लॉ हुआ है तो हमेशा स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, ठीक है। और स्टेटमेंट एकदम क्लेरिफाई होना चाहिए, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, द करेंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential applied across the conductor when physical condition remain same, when
फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम कहने का क्या मतलब हुआ गाइज कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या मतलब है कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। तो क्या स्टेटमेंट क्या बोला कि द करेंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। मतलब जब फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम हो, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोल सकते हैं, जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, अगर यह कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं V वोल्ट का, यानी इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल आ जाएगा, V आ जाएगा, कुछ करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो यह जो करंट है गाइज, यह जो I है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, या I इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं V 1/R। ठीक है, 1/R क्या है, कांस्टेंट है, और R, इस R को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया ओम्स लॉ हो गया। कहीं कहीं बुक में V = IR भी दिया जाता है। यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा गाइस, V = IR आ जाएगा। ठीक है, यानी कि I/V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। I/V क्या हो जाएगा, यानी V/I क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो किसी किसी बुक में ये देता है। ठीक है, अब देखो गाइस क्या बोल सकते हैं कि यह जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, यह जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, यह एक तो फार्मूला पढ़ लिए थे हम लोग पहले, R = ρL/A, R = ρL/A, एक तो ये फार्मूला पढ़ लिए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक, और एक क्या आ गया, V/I। कहने का क्या मतलब हुआ कि R V और I पे डिपेंड कर रहा है क्या, तो लेट्स चेक करते हैं R V I पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। ठीक है गाइस, चेक करके देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक तो ये R का फॉर्मूला आ गया और एक V/I आ गया, तो लिख लेते हैं इसको, V/I = R। तो इस पहले वाले फार्मूला से देख के हम लोग बोले थे कि R जो है लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी बेसिकली कहने का मतलब जो रेसिस्टेंस होता है उसके कंडक्टर के शेप साइज पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और एक आ गया V/I = R। तो क्या इसका कहने का मतलब क्या हो कि V और I पे R डिपेंड करेगा कि नहीं, हम लोग एक चेक कर कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं गाइज, केस फर्स्ट लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, V = 2 वोल्ट लेते हैं और I = 2 एम्पियर लेते हैं। तो यहाँ से R बराबर क्या आ गया, R बराबर V/I 2/2 1 ओम आ गया। ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। V = 2 वोल्ट लेते हैं, I = 2 एम्पियर लेते हैं। तो यहाँ से इन दोनों से R बराबर क्या आ गया, 2/2 1 ओम आ गया होगा, है ना गाइस। किस 2 लेते हैं, अब क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। I बराबर कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या देखते हैं कि R बराबर क्या होगा, 4/4, यानी 1 ओम आ गया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू चेंज कर रहा है, करंट का वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है करंट और वोल्टेज पे नहीं बल्कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, करंट डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन द, क्या पॉइंट आया, रेसिस्टेंस depends upon the ratio of voltage and current। resistance depend upon the ratio of voltage and
करंट करंट वोल्टेज और करंट के रेशियो पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। एक और बात यहाँ देखते हैं गाइज कि वोल्टेज को 2 टाइम्स बढ़ाएं और करंट को भी 2 टाइम्स बढ़ाएं तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब समझो इस बात को, इसी एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक बार कांस्टेंट करंट को कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है, ये हो गया होगा, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, करंट को कांस्टेंट रख देते हैं, वोल्टेज को 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं, गुने 2 कर देते हैं, यानी V बराबर 4 वोल्ट कर देते हैं, I को 2 एम्पियर ही रखने देते हैं, तो R कितना हो जाएगा, R बराबर 4/2 यानी 2 ओम हो जाएगा, यानी यहाँ पर गुना 2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो R है लीनियरली डिपेंड कर रहा है वोल्टेज और करंट पे, तो इसको क्या बोलते हैं, एक लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, लीनियर रिलेशन फॉलो करते हैं। कौन सा रिलेशन फॉलो करते हैं, लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन, ठीक है। कौन सा रिलेशन फॉलो करते हैं, लीनियर रिलेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब गाइज एक और हम लोग ओम्स लॉ का एक और फॉर्म देखे थे, क्या देखे थे हम लोग गाइज, एक और हम लोग ओम्स लॉ, ये क्या है, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज व्हाट ओम्स लॉ। गाइज एक और हम लोग ओम्स लॉ का फॉर्म देखे थे, वेक्टर फॉर्म देखे थे कि जे बराबर आया था करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा ई। क्या देखे थे, जे बराबर सिग्मा ई, ठीक। यानी कि क्या बोल सकते हैं, एक कंडक्टर है, इसमें जो करंट डेंसिटी होगा वो इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि करंट डेंसिटी, द करंट डेंसिटी इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। क्या बोल सकते हैं, द करंट डेंसिटी, ये अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक, द करंट डेंसिटी in a conductor is directly proportional to इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। मतलब जो कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके क्रॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी होगा कंडक्टर में वो क्या होगा, जे जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के प्रोपोर्शनल होगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं सिग्मा, ठीक है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये होता कितना है, ठीक है, देखते हैं। सिग्मा होता है 1/ρ, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है 1/ρ, ठीक है। इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा 1/ओम मीटर, और 1/ओम को हम लोग साइमन भी बोलते हैं, साइमन पर मीटर। तो इस कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, साइमन पर मीटर, ठीक है। अब गाइज देखते हैं कि यह वैलिड ओम्स लॉ है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जे बराबर क्या पढ़ा था, I/A, और ई बराबर क्या पढ़ा था, V/L, ठीक है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो जे इक्वल टू सिग्मा ए, तो जे को क्या पुट करते हैं, I/A पुट करते हैं, सिग्मा को 1/ρ पुट करते हैं, और इसको V/L पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से V बराबर क्या आ गया, V बराबर ρL/A इंटू आई, और दिस इज वाट, दिस इज R। तो यहाँ से क्या आ गया, V/I इक्वल टू ρL/A, और दिस इज वाट, दिस इज रेसिस्टेंस। मतलब ये भी क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, और इसको वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ कहा जाता है गाइज, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखते हैं गाइज अब थोड़ा इसका ग्राफ देख लेते हैं, रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट का VI कर्व देख लेते हैं कि VI कर्व कैसा आता है, ठीक है गाइज। ग्राफ देख लेते हैं, थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं।
ग्राफिकल अप्रोच। देखो गाइस, वी बाई हम लोग क्या बोलते, वी बाई आई इक्वल टू आर होता है। ठीक, हम लोग अगर आई भी कर्व ड्रॉ करें, एक वाई एक्सिस पे आई रखें और एक्स एक्सिस पे भी रखें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई बाई वी इक्वल टू 1 बाई आर आ जाएगा। यानी आई इक्वल टू कितना आ गया, 1 बाई आर इंटू वी। ठीक है, और यह देखो गाइज वाई इक्वल टू एम एक्स का कर्व है। तो एम एक्स कर्व किससे पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। और इसका स्लोप एम क्या होता था गाइज, एम स्लोप होता था। तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप का वैल्यू कितना आ गया, 1/r। ठीक है, तो जो कर्व होगा वो कैसे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। और इसका स्लोप कितना होगा, 1/r। ठीक है, और गाइस देखो ये एक लीनियर है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है। ओम्स लॉ किसको फॉलो करता है, लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है। ओम्स लॉ फॉलो, ओम्स लॉ लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है, लीनियर रिलेशन। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे कब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो गाइस मेरा एक क्वेश्चन है कि किस कंडीशन में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बने रहिए हम मेरे साथ। ठीक है, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।